चलिए आज हम पॉलिटी में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। संविधान की इस विकास यात्रा में आज हम फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक हमने 2 पार्ट पढ़ लिए। पार्ट 1 का नाम क्या था? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और पार्ट 2 का नाम था सिटीजनशिप। हमने दोनों पार्ट एस्टेब्लिश कर दिए, ठीक है जी। उसके पहले हमने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कराया, हमने आपको सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कराए और प्रीएम्बल भी कराया। बहुत कुछ उसी में ही समझा दिया। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर 3 ही क्यों है? लॉजिक होगा कोई? मैंने आपको बताया था चैप्टर सेटल किए गए हैं, इसका एक लॉजिक। ऐसे ही तो नहीं है। पहले हमने क्यों पढ़ा था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मैंने लॉजिक उस दिन बताया। तो आपको पार्ट कभी रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं कि कौन सा पार्ट क्या है। फिर मैंने आपको ये लॉजिकली बताया था कि सेकंड पार्ट सिटीजनशिप का क्यों है। आज थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए क्यों है ये फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 1 देखिए, कुछ इंडिविजुअल्स ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं। जब भी इंडिविजुअल्स होंगे ग्रुप में ऑर्गेनाइज होंगे। जैसे आज हम हुए हैं, आप अपने अपने घर में अपनी फैमिली के तौर पर ऑर्गेनाइज थे। सोसाइटी का एक बेसिक यूनिट फैमिली भी है। आप यहाँ पर अब एक क्लास की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हैं, तो हमारा ये ग्रुप है। आपकी फैमिली और ये क्लास, हमारे सारे अलग अलग ग्रुप मिल करके एक सोसाइटी को जन्म देते हैं। ओके, सोसाइटी इस तरह से आती है। इंडिविजुअल्स ग्रुप में ऑर्गेनाइज हुए, ग्रुप का काम है सोसाइटी में और इस्टेब्लिश होना। क्यों होना? हमें अपनी एस्पिरेशंस को फुल्ली रियलाइज़ करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने पोटेंशियल को फुल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए म्यूचुअल बेनिफिट्स की नीड होती है। जैसे आप सिंपल कंसेप्ट को लेके चले, जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ, आप प्रोडक्टिव सर्विसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपको लगता है आपकी ये एस्पिरेशन है और आप में पोटेंशियल भी है। आप उसको फुली रियलाइज़ करने के लिए इस ग्रुप में आते हैं। आप यहाँ आए, आप समाज से जुड़े, मुझसे जुड़े, और मैं यहाँ आता हूँ। मुझे लगता है मैं एक प्रोडक्टिव कैडर दे सकता हूँ सोसाइटी को, जो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट के लिए काम करे, और मेरी लाइवलीहुड है, मुझे फीस मिलती है, मेरी अर्निंग है। तो मैं अपनी पोटेंशियल, अपनी इंस्पिरेशंस को रियलाइज़ करने के लिए यहाँ आता हूँ, आपसे जुड़ता हूँ। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ये कहना नेगेटिव है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, हम दूसरे की भी ज़रूरतों की पूर्ति कर रहे हैं और हमारी खुद की एस्पिरेशंस भी फुलफिल हो रही हैं। इस तरह से हम समाज में जुड़ते हैं। लेकिन ऐसा ही तो नहीं है कि समाज में हर किसी को पॉजिटिवली ही एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक थॉट डेवलप। कई तरह के नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं कि सारे रिसोर्सेज हम अपने ही प्रति जोड़ लें। इस क्लास में कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो ये सोच सकते हैं कि सर हमें ही मैक्सिमम बेनिफिट दें, सर हमें ही अलग से काउंसिल करें या फिर अलग से लेक्चर्स प्रोवाइड करें, या सर हमें चोरी चोरी नोट्स। बहुत होता था ना, मैं स्कूल टाइम कॉलेज में, हमें नोट्स मिल गए बाकियों को नहीं मिले, या कुछ ऐसा हो गया, सर हमें नोट्स दे दें, सर हमें ट्रिक्स बता दें या हमें टिप्स दे दें। सर लोग या मैडम लोग कई बार ऐसा बेनिफिट लेंगे, तुम्हें मैं टिप्स दूंगा या जो भी करके। ये क्या हुआ है अब? नाउ दिस इज इलिसिट, दिस इज नॉट करेक्ट। तो इसको ओवरकम करने के लिए रूल्स नहीं बनते थे कि ये टीचर कॉलेज के या स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं दे सकते। ऐसे रूल बने थे कि कॉलेज के लेक्चरर ट्यूशन नहीं दे सकते। रूल्स क्यों बनते? सोसाइटी में हर किसी का ही ये एस्पिरेशन है कि हमको उस पॉइंट पे पहुंचना है, अपना सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल अपलिफ्टमेंट करना है। ये तो सबका है। तो ये थॉट तो कॉमन हुआ, ये सबका कॉमन। ये कॉमन थॉट सर्व होना चाहिए, किसी एक की विशेष सर्व नहीं होनी चाहिए। किसी एक के बेनिफिट के लिए सोसाइटी काम नहीं करेगी। सोसाइटी पूरी सोसाइटी के सभी मेंबर्स के लिए काम करती है। तो कॉमन्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। इन्हीं को आइडेंटिफाई करके जो इलिसिट ट्रैक्ट हैं, जो इलिसिट वेज हैं, उनको हम क्या करते हैं? सप्रेस या अपरूट करते हैं। उसके लिए हम क्या बनाते हैं? रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बनाते हैं। रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, लॉज। अगर कोई सारे रिसोर्सेज अपने कंट्रोल में करने चाहता है, कोई जेलसी की भावना रखता है, कोई किसी को हार्म करना चाहता है, तो हम उसके लिए रूल्स नहीं बनाते, लॉज नहीं बनाते कि तुम हार्म नहीं। जैसे मान लीजिए सोसाइटी में हम सब हैं, हम सबको एक कॉमन चीज़ चाहिए कि हम सबको अपने अपने काम पे जाने के लिए सड़क चाहिए और वाहन होना चाहिए। मानते हो? अपना नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए।
लेकिन इसमें अब कोई अपनी सिर्फ इच्छा पूरी करना चाहता है और उसने वूफर लगा रखे हैं, या किसी ने साइलेंसर की वो बाउंसरी निकलवा रखी है, जैसे देसी भाषा में बाउंसरी कहते हैं, उसमें से आवाज़ बहुत आ रही है, उसकी इच्छा की पूर्ति तो हो रही है, लेकिन वहाँ पे ओल्ड एज लोग हैं, वहाँ पर नॉर्मल भी अगर कोई है या हॉस्पिटल है, उन लोगों के हार्ट और बॉडी पे तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। उसका अधिकार वाहन तक था, उसका अधिकार सड़क तक था, लेकिन अब हम उसकी कहाँ तक एस्पिरेशंस को सर्व करें कि वो बाकियों के लिए डेट्रीमेंटल हो जाए। अब वो साइलेंसर फड़वा करके बुलेट में जाना चाहता है, इट इज़ नॉट अलाउड, तो इसका चालान है। क्या सड़क पर बुलेट चलाने का चालान है? नहीं। सड़क पर साइलेंसर गलत वे में लगाया है तो चालान। समझिए किसका चालान हुआ और किसका नहीं। जो लेजिटिमेट जो लॉजिकल जो रैशनल रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, वो सोसाइटी सर्व करती है। जो इलॉजिकल इरैशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सोसाइटी सर्व नहीं करती, क्योंकि वो किसी की लॉजिकल और रैशनल रिक्वायरमेंट को सप्रेस कर सकते हैं या हार्म कर सकते हैं। इसके लिए रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस आते हैं। लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि ये जो अब मान लीजिए कि इस सोसाइटी में 10 लोग थे, 10 के 10 सेम एज ग्रुप के थे, और 10 के 10 के पास बुलेट था, और 10 की ही इच्छा थी कि साइलेंसर फड़वाना है। तो लोग ही 10 थे, इस धरती पे लोग ही 10 थे, सड़क भी उनकी थी, बुलेट भी उनके थे, एज ग्रुप भी सेम था, और सबको ही साइलेंसर निकलवाना था, मजे लेने थे। तो वो तो फिर रूल भी एक ऐसा ही बनाएंगे ना कि रूल ये होना चाहिए कि साइलेंसर की बाउंसरी निकली हो, अगर साइलेंसर नॉर्मल हो तो चालान होगा, ये होगा ना। लेकिन इस सोसाइटी में कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ दिल के मरीज हैं, कुछ वैसे स्कूल्स हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ को डिस्टर्ब होता है, और कुछ हैं जिनकी इच्छा है कि साइलेंसर। तो 10 में से सिर्फ 1 या 2 की इच्छा है कि साइलेंसर से वो बाउंसरी निकली, लेकिन 8 या 9 ऐसा मान रहे हैं कि नहीं ऐसा। तो रूल्स भी फिर वैसे ही बनेंगे कि साइलेंसर अगर गलत हुआ तो चालान होगा। तो जो सोसाइटी है वो उसके मेंबर्स जो हैं वो किस सेगमेंट से आ रहे हैं, वो किस लेवल का थॉट रख रहे हैं, किस लेवल के कंसेप्ट्स हैं उनके, इसी से ही तो वो अपने लिए रूल्स बना रहे हैं, है ना। तो फिर वो ही रूल फॉलो हो, उसके लिए इस तरह के रूल्स का, इस तरह के नियमों का एक तंत्र स्थापित होता है। उन रूल्स, उन नियम्स का एक तंत्र, उस तंत्र के तहत, उस सिस्टम के तहत ही वो लोग फिर चलते हैं। वो जो तंत्र है, वो जो नियम है, वो जो एक अल्टीमेट एंटिटी हमने कार्व आउट की है, जो दिखती कहीं भी नहीं है, दैट इज अ स्टेट। द स्टेट, राज्य। तो आप कहेंगे वो राज्य कैसा है? उस राज्य में किसी को भी साइलेंसर की अनुमति नहीं है, डुक 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 होनी चाहिए। लेकिन आप पूछेंगे ये राज्य कैसा है? इस राज्य में साइलेंसर के बिना बुलेट नहीं चलेगा। 2 राज्यों में अंतर हो गया। डिपेंड किया कि सोसाइटी क्या चाहती थी। एक राज्य की सोसाइटी क्या चाहती थी, दूसरा राज्य की सोसाइटी क्या चाहती थी। सोसाइटी पे राज्य का कैरेक्टर डिपेंड हो गया, तो एक स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है। स्टेट में हमारा हाईएस्ट वर्जन ऑफ कंसाइंस होता है, कॉन्शियसनेस होती है कि हम अपने लिए क्या बेनिफिट चाहते हैं जिससे दूसरे को भी लॉस ना हो, तो सबके लिए लाभकारी क्या हो सकता है। ऐसे नियम, ऐसी सोच पर आधारित एक राज्य निर्मित होता है, एक स्टेट कार्व आउट होता है। लेकिन वो तो कहीं है नहीं, तो वो एक्सप्रेस कैसे होगा, प्रैक्टिकली कैसे आएगा? मैंने बताया था वाया गवर्नमेंट। तो उस स्टेट की क्या एक्सपीरियंस हैं, वो गवर्नमेंट के वाया, जो स्टेट की विल है वो गवर्नमेंट के वाया एक्सप्रेस होती है, और गवर्नमेंट इसे एक्सप्रेस करती है बाय 3 ऑर्गन्स। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, दैट इज द जुडिशरी, दैट इज द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। इन्हें आप 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट भी कह सकते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कई बार कह देते हैं। अच्छा, अब ये जो गवर्नमेंट है ये कैसे काम करेगी? स्टेट तो कहीं है नहीं, तो स्टेट इन गवर्नमेंट को कैसे बोलेगा? तो मैंने बताया था स्टेट और गवर्नमेंट के बीच बात करने के लिए एक लिंक है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट क्या चाहता है ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन के वाया उसकी सरकार तक पहुंचता है। तो स्टेट की वाणी, स्टेट की जो शब्द हैं वो संविधान से आ रहे हैं, संविधान है, और उसी के बेस पे गवर्नमेंट, सरकार काम करती है। सरकार में क्या पोजीशंस होंगी, सरकार का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सरकार का क्या स्ट्रक्चर होगा, वो सब कुछ संविधान से आ रहा है। आई बात समझ में? तो इसलिए फिर अब हम ध्यान से सोचें तो ये जो स्टेट है, ये स्टेट अब अपने आप को एक्सप्रेस करने जा रहा है।
स्टेट अपने आप को एक्सप्रेस करने जा रहा है और एक्सप्रेस करता है वाया कॉन्स्टिट्यूशन, और उस एक्सप्रेशन को ज़मीन पे एग्जीक्यूट कर रही है गवर्नमेंट। तो स्टेट का विजिबल पर्सोनिफिकेशन कौन है? गवर्नमेंट। स्टेट का विजिबल वर्जन क्या है? गवर्नमेंट। आई बात समझ? जैसे कि वेव्स हैं, वेव्स का विजिबल वर्जन अगर कहीं दे तो दी एंटीनास हैं, तो वी कैन रिकॉग्नाइज की वेव्स भी हैं। सो गवर्नमेंट इज देयर तो वी कैन एक्नॉलेज कि स्टेट विल बी देयर, स्टेट है, काम कर रहा है। ओके, सो द थिंग इज कि बात करते हैं हम, टेली टॉक्स होती हैं, टेलीकम्युनिकेशन होती है, तो ये एस्टेब्लिश्ड है कि कुछ यंत्र है, फोन है, स्टेट है तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है तो मतलब स्टेट है ना, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो अब मुद्दा यहाँ पर आता है कि वो जो स्टेट है वो अब अपने आप को एक्सप्रेस करने जा रहा है। इंडिविजुअल ग्रुप में आए, ग्रुप ने एक स्टेट स्थापित किया, स्टेट एक्सप्रेस करने जा रहा है, स्टेट एक्सप्रेस कर रहा है वाया कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फिर उसी सीक्वेंस में पार्ट आएंगे। तो स्टेट ने पहले खुद को एक्सप्रेस करने के लिए ये एस्टेब्लिश किया कि मैं अपनी सोच, मेरा जो राज्य है वो उसकी सीमाएं क्या होंगी, मेरे राज्य की सीमा क्या होगी, यानी कि मेरे राज्य की जो सोच, मेरी जो सोच है वो किस क्षेत्र तक होगी, किस एरिया तक होगी, किस टेरिटरी तक होगी। तो पार्ट 1 यूनियन एंड स्टैंड, पार्ट 1 यूनियन एंड स्टैंड, क्योंकि आप सबकी एक सीमा है ना, आप किस सीमा तक बोल सकते हैं, आपकी बात किस सीमा, किन सीमाओं तक पालन की जाए, आपकी बात किस सीमा तक लागू होती है। हर जगह पर हम पूछते हैं ना कि लिमिट क्या है, सीमा क्या है, एक्सटेंट क्या है। तो टेरिटरी इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट समथिंग, बी इट एनीथिंग, इफ यू वांट टू look, circus is an art, but tell me, how can you execute that art without a place? You need to install that tent into some park, inside some park or some ground or somewhere else. But that circus is an art. There are different games, different plays, different arts, but वो कहाँ रही है? एक ज़मीन पे। Likewise, the state execute होगा वाया गवर्नमेंट, बट अल्टीमेटली इसकी कोई सीमा होगी ना, कहाँ होगा? वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1। तो पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ही होना मांगता था, और कुछ हो ही जाता तो कांड हो जाता। अब वो जो सीमा है, स्टेट ने उसको सीमा में स्थापित किया, तो स्टेट के नियम कौन पालन करेगा? स्टेट के दिए अधिकार किसको मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे? स्टेट किन के लिए? वो इंडिविजुअल ग्रुप्स में बदले, ग्रुप से सोसाइटी, ये कौन? तो सीमाएं निर्धारित होने के बाद उस सीमा के निवासी भी तो निर्धारित करने हैं, और उस सीमा के बाहर के निवासी। जब हम सीमा निर्धारित करेंगे तो उसके निवासी और प्रवासी निवासी दोनों को कैसे निर्धारित करते हैं, बताइए मुझे। ये निवासी है, वो प्रवासी है, ये कैसे बताते हो मुझे? सीमा, आपका घर है, आप उसके बाहर लिख देते हैं शुक्ला निवास, वो हो गया आपका निवास। अब उसके बाहर से जो भी आ रहा है वो आपका क्या है? मेहमान। आप उसे अपने घर का सदस्य, आप उसे अतिथि कहते हैं। तो अतिथि है, घर का मेंबर तो नहीं है ना। तो आप हैं निवासी, तो आप वही कहता है घर में, घर के निवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक अतिथि के रूप में आया। तो निवासी और अतिथि कैसे हुए? वो बाउंड्री। अब उस घर के बाहर और वो और आप तो बस सब सिमिलर ही हैं। समझ आ रही बात? आप सब उस मोहल्ले के या उस ग्राम के निवासी होंगे, फिर घर के बाहर आते ही आप सब उस देश के निवासी हो गए, उस कॉलोनी के निवासी, उस राज्य के निवासी, उस मोहल्ले के निवासी, उस गांव के निवासी। लेकिन घर के अंदर आप उस घर के निवासी थे, वो अतिथि था। तो सीमा, बाउंड्री, टेरिटरी, क्षेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है निवासी निर्धारित करने के लिए। तो हमने फिर रिकॉग्नाइज किए सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स, यानी कि एलियंस। उसमें भी हमने देखा फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस, क्योंकि ये जरूरी था, क्योंकि हमें राइट्स, प्रिविलेजेस देने थे, हमें ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस इम्पोज करनी थी। इसके लिए फिर देखना पड़ेगा ना कौन है अपना, कौन नहीं। तो हमने पार्ट 2 में क्या किया? सिटीजन। पार्ट 3 या पार्ट 1 हो सकता है सिटीजन, पहले सिटीजन निर्धारित कर दिए, ठीक है। पहला चैप्टर, पार्ट 1 चैप्टर क्या है? नागरिक। अब बात कहाँ के नागरिक भाई? अंतरिक्ष के। कहाँ रहते हो? आसमान में रहते हो? कहाँ रहते हो बताओ मुझे। तो कभी भी अंतरिक्ष के नागरिकों, अंतरिक्ष से आने वाले लोगों की जो बातें, कहानियां हैं, उनके लिए एक वर्ड है एलियन। इसके अलावा कोई वर्ड है? आपके लिए वर्ड क्या है? इंडियन।
किसी के लिए वर्ड क्या है जापानीज, किसी के लिए फ्रेंच, किसी के लिए स्पेनिश, कोई इटालियन, कोई अमेरिकी, उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हो एलियन, क्योंकि कोई सीमा निर्धारित नहीं है, बस ये है कि हमारी सीमा के बाहर का है, कहीं आउटर स्पेस से है, तो एलियन से ही चलता है। आपको कोई कहता है जब आप अमेरिका में जाते हो एलियंस आए हैं, वो कहते हैं इंडियंस आए हैं, एलियन तो नहीं कहते आपको, समझ आई बात। तो ये और तब हमने एलियन वर्ड डाल के टंटा ही खत्म कर दिया, क्योंकि ऐसा तो नहीं लिख सकते थे अमेरिकन, यूरोपियन, सारे ही। और नॉन सिटीजन कहना भी गलत शब्द है, वो कहीं ना कहीं के सिटीजन तो होंगे, नॉन सिटीजन कहना भी गलत है कि हम रिकॉग्नाइज किसी को एज अ नॉन सिटीजन कर रहे हैं, हमें उसे रिस्पेक्ट कर रही है, वो कहीं का सिटीजन तो होगा। और फिर नॉन सिटीजन कह देते तो कैसे पता लगता कि फ्रेंडली है या एनिमी है। एलियन है तो एलियन कैन बी फ्रेंडली, एलियन कैन बी एनिमी। और फिर कंट्रीज बन रही थी अभी, कितनी बनने वाली थी कितनी नहीं, तो कैसे क्लियर होता, समझो बात को। एलियन वर्ड छोड़ लिया आपने, सिंपल सी बात है। सिटीजन अब निर्धारित जब हो गए हैं तो पार्ट 3 आया, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। गवर्नमेंट के आने के भी पहले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव के पहले, लेजिस्लेचर के पहले, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के आने के पहले, किसी भी चीज के आने के पहले सबसे पहले आए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का विजन देखो, यहीं से स्थापित हो रहा है कि जैसे ही सीमा निर्धारित हुई, जैसे ही पीपल मेंबर्स निर्धारित हुए, सबसे पहली चीज जो इंश्योर की है, गारंटी की है, वो फंडामेंटल राइट। तो इसलिए अधिकार सर्वोपरि, इसलिए अधिकारों के लिए सीधे जा सकते हो तो सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के हर वर्ड में इतना गहन लॉजिक है ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ आएगा अगर लॉजिक समझोगे। जानबूझ करके वर्ड सुप्रीम कोर्ट रखा, फेडरल कोर्ट नहीं रखा, फेडरल कोर्ट नहीं रखा। क्यों? इट इज द सुप्रीम, क्योंकि उसको सुप्रीम थिंग्स को सैक्रोसैंक्ट रखना है। दैट इज सम वन एलिमेंट ऑफ सुप्रीम थिंग इज अ fundamental right. Likewise, the another element that is the basic feature of the constitution. Yes, sir. Basic feature of the. So for every supreme thing, हमें सुप्रीम कोर्ट चाहिए, yes, जो अपने से लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस को क्वैश कर सकता है। फेडरल सिस्टम में तो ये नहीं हो सकता था। फिर अगर हम फेडरल कोर्ट उसको नाम दे देते तो खेला ही पलट गया सारा, कि सुप्रीम काम वो कैसे कर सकता था। फेडरल कोर्ट कैन वर्क फेडरली, बिकॉज वो इक्वल पावर रख सकता है स्टेट कोर्ट के बराबर की, बट सुपीरियर पावर तो नहीं रख सकता ना। बट अपना जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है उसके पास सुपीरियर पावर है, वो इक्वल नहीं है, वो सुपीरियर है। आई बात समझ में? सुपीरियर इन द सेंस कि सुप्रीम अथॉरिटी के तौर पर है, लेकिन हाई कोर्ट्स का अपना एक वजूद है और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही आ रहे हैं। तो हमने इसलिए इंटीग्रिटी भी दी उन्हें। इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस दोनों ही उन्हें एक यूनिक एंटिटी बनाती हैं जुडिशरी को, बट सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज सुप्रीम। तो आर्टिकल पार्ट 3 बताता है कि फंडामेंटल राइट्स का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना मेरे मुताबिक अगर टेरिटरी और सिटीजनशिप के चैप्टर को निकालो तो पहला चैप्टर ही फंडामेंटल राइट पे आ रहा है। सही मायने में अगर कोई प्रोविजन रिलेटेड बातें आ रही है तो पहला चैप्टर ही फंडामेंटल राइट में आ रहा है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी पोजीशन से ही क्लियर हो रहा है, इसकी सुप्रीम पोजीशन अपने आप। तो फिर सीधे ही इसलिए आपको रिट पिटीशन दी गई है, इसलिए आप आर्टिकल 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का इस्तेमाल करते हुए अगर इन अधिकारों का कोई हनन करता है सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जबकि लीगल प्रोसेस में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन इसके मामले में अब सवाल ये पैदा होता है फिर ये फंडामेंटल राइट इतने सुप्रीम क्यों, और फंडामेंटल राइट है ही किस चिड़िया का नाम, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है? चलो समझते हैं कुछ चीज़ें। देखो जब ब्रिटिशर्स थे आपकी कंट्री में, आज जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो उसका जो एक टेक्निकल ग्राउंड है, उसकी जो एक लीगैलिटी है, उसकी जो एक इमीडिएट नीड है, वो तो कॉलोनियल रूल ही था, अंग्रेज शासन था। उसकी वजह से आपको एक डेमोक्रेसी का नीड फील हुई, आपको महसूस हुआ कि एक तंत्र हमारा होना चाहिए, हमारी सरकार होनी चाहिए, ये तो बात मानते हैं। उसमें फिलोसफिकल आस्पेक्ट कितने भी डीप हो सकते हैं, वो आपकी एंशिएंट पीरियड से भी आ सकता है, मिडिवल पीरियड से भी आ सकता है। अब यहाँ पर अगर हम एक कंसेप्ट देखें कि अंग्रेजों के समय में क्या था, देखो ध्यान से समझो। अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के मुताबिक रूल ऑफ लॉ था, क्योंकि अंग्रेज कहते थे कि इक्वलिटी है हमारे समय में। डन, चलो मान लेते हैं। और फिर अंग्रेज क्या कहते थे कि हम इंस्टीट्यूशनली काम करते हैं। उनकी जुडिशियल बॉडीज़ थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, सिविल सर्विसेज थी, उनकी आर्मी थी, डिफेंस नेटवर्क था, पूरा सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशनली काम करते, इंस्टीट्यूशंस बना करके काम करते थे। क्लियर?
ये भी तीसरा, सरकारें थी उनकी प्रॉपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट सुना होगा आपने हमेशा, उनकी गवर्नमेंट हुआ करती थी पूरी, गवर्नर पोजीशन ही गवर्नमेंट से आता है, गवर्नर सिस्टम, और ब्रिटेन में पार्लियामेंट भी थी, सब कुछ था। हम तंग क्यों थे? अंग्रेजों के समय में यही वाली धरती थी, इससे बड़ा भारत था तब बांग्लादेश भी आता था और तब पाकिस्तान भी आता था, इससे बड़ा भारत था, और इंडिया के अगल बगल उतने देश भी नहीं थे, इंडिया काफ़ी सुप्रीम भी था उस समय में, लैंड भी यही था, तब तो रिसोर्सेज भी बड़े रिच होंगे, सब कुछ होगा। अंग्रेज भी थे, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी था, बड़े डिसिप्लिन। कई लोग आज भी तर्क देते हैं ना, ये इन इंडियंस को अकल नहीं आएगी, इनको तो, इन पे तो अभी 200 साल अंग्रेजों को और राज करना चाहिए था। कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस का तर्क दे देते होंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अभी कम से कम और 100 साल अंग्रेजों का शासन होना चाहिए, फिर इंडियन सुधरेंगे, ये वो। तो मतलब आप ये मानते हो कि वो बड़े डिसिप्लिन थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके बनाए हुए पुल आज भी कितने अच्छे हैं, उनकी बनाई हुई सड़कें आज भी चल रही हैं, है ना। अमृतसर जाते हुए छोटी ईंटों वाले पुल आते हैं, तो आप कहते हो कि ये पुल देखो अभी भी ढहे नहीं अंग्रेजों के। पार्लियामेंट उन्होंने बनाया, कितना सही है, प्रेसिडेंट हाउस कितना सही है, तो फिर तो बड़ा अच्छा था। इतनी स्वतंत्रता संग्राम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी उनके खिलाफ, समझ रहे हो। जानते हो क्यों अच्छा नहीं था? सारा तंत्र था, डिसिप्लिन था, रूल थे, लॉ था, रेगुलेशन था। एक चीज की कमी थी, वो हो जाता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। और वो चीज क्या थी? इंडिविजुअल की डिग्निटी नहीं थी। इंडिविजुअल जो आप जो थे ना, आपकी डिग्निटी नहीं थी। डिग्निटी का मतलब क्या है कि पहले आपकी कंट्री के सारे रिसोर्सेज बिलोंग करते रहे एक कंपनी को, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद आपकी कंट्री के सारे रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बिलोंग करता रहा एक मोनार्की को, दैट इज द ब्रिटिश क्राउन। जबकि सही मायने में अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या लॉजिक होता है? इंडिविजुअल ग्रुप में क्यों जुड़े थे? ग्रुप सोसाइटी में क्यों बदला था? स्टेट क्यों बना था? कि वो अपनी एस्पिरेशंस को रियलाइज कर सके। हमने ये भी नहीं स्वीकार किया कि उस सोसाइटी में कुछ इंडिविजुअल लार्जर सोसाइटी को हार्म करें। तो वो सोसाइटी कैसी होगी जिसमें खुद गवर्नमेंट ही बाकी सारे इंडिविजुअल्स, बाकी सारे लोगों के साथ अन्याय करके उनके रिसोर्सेज को अपने लिए एक्सप्लॉइट कर रही है। वो किसके लिए कर रही थी? फॉर ब्रिटेन। तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंस्टीट्यूशंस, ये सिस्टम, ये हमें क्या करना? इसका कोई लॉजिक हुआ? आपकी एस्पिरेशंस रियलाइज हुई? जैसे एस्पिरेशंस क्या थी उस समय में, मैं आपको बताता हूँ। एस्पिरेशन ये थी कि आप पढ़ें, पढ़ लिख करके मेरिट के बेसिस पे आप सिविल सर्विसेज में एंटर करें। आप IAS बनना चाहते थे, लेकिन ये अधिकार कब मिलने शुरू हुए हैं? 1860s के अराउंड जाकर के। और सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले इंडियन जो कंपटीशन के माध्यम से फिर चुन करके IAS बने। कितना समय लग गया? 1860s तक का समय लगा, जबकि सिविल सर्विसेज एग्जिस्ट कर रही हैं कॉर्नवालिस के समय से, 1790s के दौर से, और इंडियन की एंट्री हो रही है 1860s में जाकर के। जरा इमेजिन करिए इस चीज़ को। और इसके लिए जद्दोजहद कितनी लगी? उसके बावजूद भी इंडिया में एग्जाम 1918 के अराउंड हो रहा है, जबकि सिविल सर्विसेज एग्जिस्ट कर रही है 1920 से। यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लगती है और सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को सुनता है। और पिटीशन ये है कि ड्यू टू कोविड-19 शायद हमें बसेस ना मिले और हम एग्जामिनेशन सेंटर तक ना पहुँचे। और एग्जामिनेशन सेंटर आपके स्टेट में है, और इनफैक्ट पंजाब जैसे स्टेट का जो साइज है उसमें भी 2-2 सेंटर, लुधियाना और चंडीगढ़। तो बड़े स्टेट्स में तो और भी सेंटर होंगे। एक ही स्टेट में आपको 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट पार जाना है, तो आप पिटीशन लगा देते हैं कि कोविड-19 की वजह से शायद दिक्कत हो सकती है या समूचे प्रबंध नहीं है। स्टेट कमांड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कमांड कर रहा है यूपीएससी को, यूपीएससी कमांड कर रहा है राज्य सरकारों को कि किसी कैंडिडेट को उस दिन पहुंचने में दिक्कत ना हो, बसेस का, ट्रेन का अच्छा प्रबंध रखें, हर किसी को फेयर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपनी एस्पिरेशन को फुलफिल करने का, उस एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचना। आपको दोबारा मौका दिया गया कि अपने सेंटर बदलना चाहते हो तो बदल लो। आपने सेंटर बदले, सब कुछ हुआ। तब पेपर होता था लंदन में, तब पेपर होता था लंदन में। तो फिर आपका वो फेयर कंपटीशन हुआ। यहाँ आज के ज़माने में जहाँ पर उड़न तस्तरियों में घूम रहे हैं लोग, पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं, यहाँ आपके ही एक स्टेट में एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक जाके पेपर देना है। तो एक क्योंकि कोविड-19 ब्रेक है,
ब्रेक हुआ रखा है, आप कोर्ट से गुहार लगाने का दम रखते हैं कि शायद मेरे अधिकार छीन जाएंगे, तो कोर्ट इस पे जिरहा कर रहा, सुनवाई कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है, और यूपीएससी सुनिश्चित करके दे रहा है कि सर अगर कोई इशू नहीं, फिर भी कोर्ट कह रहा है कि देखो जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट था ना, इस बार चेक करना कि उनका लॉस है, तो एक अटैम्प्ट देने की कोशिश करना, एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देने की कोशिश करना। ये है फेयर कंपटीशन। ये हुआ एक वेलफेयर स्टेट। लेकिन तब पेपर लंदन में, ना हवाई जहाज ना कुछ, और पेपर लंदन में पानी वाले जहाज पे चढ़े रहो 3 महीने तो कुछ पता नहीं लग रहा, कौन रास्ते में डुबा देगा पकड़ के। तो उसमें बैठ करके जाओ, पहले वहाँ कोचिंग वहाँ ज्वाइन करो, क्योंकि रोमन लैंग्वेजेस, रोमन क्लासिक्स सब पढ़ाए जाएंगे। आपने क्या पढ़ा उसका महत्व भी नहीं है, वहाँ जाके कोचिंग ज्वाइन करो। आज की डेट में भी जलंधर से दिल्ली आना मुश्किल, तब पहले यहाँ से लंदन जाओ, वहाँ जाके कोचिंग ज्वाइन करो, पहले पूरी इंग्लिश सीखो, फिर उसमें पूरा क्लासिक रोमन सीखो, उसके बाद उनका पेपर दो, और उम्र कर दी गई 19। आज 32 भी कम पड़ रही है, 32 भी कम पड़ रही है, उस पर भी रिजर्वेशन। 3 बरस ओबीसी, 5 बरस SC ST। ये क्या है, ये रिजर्वेशन क्या है? फेयर कॉम्पिटिशन, फेयर ग्राउंड। लेकिन तब उम्र कितनी? 19, 2 पेपर। ना इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रेंथेंड है, ना सिलेबस उनके पल्ले, ना कंट्री उनकी रीच में, ना सेंटर उनकी रीच में। चेकिंग भी वहाँ होगी और पता नहीं क्या ही भेदभाव होंगे, कुछ पता नहीं, लेकिन पेपर हो रहा है। कहने को ये बड़ा कंपटीशन था, ये कंपटीशन था। ये क्यों हो पा रहा था? इंस्टीट्यूशन भी था, सिविल सर्विसेज भी वही थे, तब इंपीरियल सिविल सर्विसेज थे, सारा एग्ज़ाम भी था, कंपटीशन से रिक्रूटमेंट होता था। बट ये फेयर था। सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, सब कुछ था, एक चीज़ नहीं थी, मौलिक अधिकार नहीं। हमने आपके मूल अधिकार नहीं दिए, और जहाँ पर हमने मूल अधिकारों को छोड़ा, आपने हार्डशिप्स को फेस किया, तो क्या आपकी डिग्निटी वहाँ रह पाई? आप हमेशा एक्सप्लॉइट ही होते रहे। एक समय तक आपकी रिक्रूटमेंट बंद थी कोवेनेंटेड पोस्ट्स पे, आप डिफेंस में हाईएस्ट पोस्ट तक जा ही नहीं सकते थे, उसी रैंक तक, सूबेदार रैंक तक आपको रोका जाता था। ये क्या था? क्योंकि राइट्स नहीं थे। कौन से? फंडामेंटल, मौलिक अधिकार नहीं थे। बाकी सब कुछ था, तो आपके लिए वो स्टेट नहीं था, वो गवर्नमेंट नहीं थी। आएगा समय में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सरकार कानून बना करके ला रही है ना, आप कानून बनाने वालों में है, आपकी कोई जगह नहीं थी। कानून बन के आप पे लग रहा है, आपको वो कानून सही नहीं लग रहा, कानून गलत है। आवाज़ रखने की कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, आवाज़ उठाते थे तो वो रिवॉल्ट। तो आपने कभी नहीं सोचा 1950 के बाद यकायक रिवॉल्ट क्यों खत्म हो गए? कभी दिमाग में तो आया होगा कि 1950 के बाद प्रोटेस्ट तो सुने, डेमोन्स्ट्रेशन सुना, धरना सुना, डिसेंट भी सुना, लेकिन ये रिवॉल्ट वर्ड नहीं सुना। आर्म्ड रिबेलियन वर्ड जरूर डाला गया नेशनल इमरजेंसी में, ठीक है, कुछ रीजन्स और कुछ स्टेट्स में वो हुआ, लेकिन ऑल इन ऑल रिवोल्ट जैसी चीज़ें सुनी। लेकिन जरा 1950 के पहले आए, अंग्रेजों के लेवल पे तो हर रोज ही रिवोल्ट चलता था, और आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ डाली उसमें, इतने रिवोल्ट पढ़े कि आपने माथा पकड़ लिया सकते कितने और रिवोल्ट। ये क्यों हो रहा था? राइट्स नहीं थे। जब राइट्स नहीं है तो प्रत्येक मांग रिवोल्ट जैसी लगती है सामने वाली अथॉरिटी को, क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं है। आपने पानी मांग लिया, मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ, और आपने ज़बरदस्ती मांग लिया तो रिवॉल्ट है। जबकि आज के दौर में आप पानी मांग रहे हैं तो मुझे देना ही होगा, ये कह के कि आपका अधिकार है। अंतर पता लग गया? दोनों परिस्थितियों में यही अंतर है। एक परिस्थिति में पानी रिवॉल्ट बन सकता है, एक परिस्थिति में वही पानी आपका अधिकार है और मेरी जिम्मेवारी बन सकता है। देखिए, एक परिस्थिति में पानी आपको देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, और स्टेट मालगाड़ियाँ चला रहा है कि लातूर पानी पहुँचाओ। स्टेट इंश्योर कर रहा है जल शक्ति अभियान कि प्रत्येक हर नल में पानी देना ही देना है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप क्या करते हैं? एक दिन भी गंदा पानी आने से 2 बच्चे बीमार होते हैं, आप क्या करते हैं? धरना। नगर काउंसिल हाय हाय, नगर पालिका हाय हाय। ये क्या? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की आपको पानी। और एक समय में आपने पानी मांगा, 1 से 2 बार मांगा तो रिवॉल्ट हो गया। उसको क्या कहा गया? इट इज रिवॉल्ट, दैट्स इट। तो समझिए, जब आपकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को, आपकी सेक्रेड पर्सनैलिटी को, डिग्निटी को आइडेंटिफाई ही नहीं किया जा रहा, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा, तो आपको उस एडमिनिस्ट्रेशन, उस अपरेटस, उस इंस्टीट्यूशन और उस गवर्नमेंट और स्टेट से कोई सरोकार नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि आपकी एस्पिरेशंस उस लैंड पे फुलफिल ही नहीं हो रही। तर्क संगत एस्पिरेशन। लेकिन जब आपको एक सेक्रेड पर्सनैलिटी माना जाएगा, आपकी डिग्निटी को माना जाएगा, तो आपकी जो तर्क संगत मांगे हैं देखा जाएगा तो इनमें से आपकी कौन सी मांगे लिटरली आपकी ज़रूरतें हैं।
तो वो अगर आपकी ज़रूरतें हैं तो उनको राइट बना करके दिया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात का ध्यान रखा, क्या ध्यान रखा? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने देखा कि बड़ा समय लगा यार, बहुत ज़िंदगी बीत गई भारतीयों की। किसी ने पूछा किस चीज़ में, तो अंबेडकर साहब कहते हैं कि भारत में राजतंत्र रहा, लंबे समय तक राजतंत्र रहा। पहले राजतंत्र भारतीय राजाओं का रहा, बाद में राजतंत्र अंग्रेजों का रहा। अब राजतंत्र में तो किंग होता है, किंग और किंगडम। तो उसमें मैंने आपको बार बार हिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ाई है कि अब उस किंगडम में आपको कितने का अधिकार मिलेंगे, आपकी कैसी लाइफ होगी, ये तो राजा के विवेक पे निर्भर करता है। अकबर बेनेवलेंट था तो रूल रेगुलेशन भी बेनेवलेंट हो गए। ठीक है, मनाइए, होली मनाइए, दिवाली मनाइए, वो खुद भी मना देता था, जन्माष्टमी और बाकी का। औरंगजेब प्यूरिटन हो गया, ऑर्थोडॉक्स हो गया, तो आपके अधिकार भी जाते रहे। ये कैसे होता है यार? अशोक बेनेवलेंट है तो बहुत अच्छा है सब कुछ, आगे के कुछ सक्सेसर जो हैं वो लग्जरी लाइफ में चले गए तो अधिकार भी जाते लगे लोगों के। तो ये तो फिर वही हो गया कि रूलर बेनेवलेंट है तो सब बढ़िया, आपका भी भविष्य उस पर निर्भर है। रूलर अगर स्ट्रिंजेंट है, ऑर्थोडॉक्स और प्यूरिटन है, तो आपकी भी लाइफ। हाँ, आप कहाँ हो यार? आपकी डिग्निटी किधर है? आपकी सेक्रेट पर्सनालिटी किधर है? वहाँ पे जो स्टेट है, यानी कि वहाँ पे जो राज्य है, वो राजा के विवेक पे निर्भर कर रहा है। जैसा राजा सोच रहा है, राज्य वैसा व्यवहार कर रहा है, और फिर आपकी लाइफ वैसे ही निर्धारित हो रही है। आप कभी भी ऐसे स्टेट में रहना चाहोगे? एक बंदा खड़ा होकर कह दे कि ऐसा रहना चाहोगे, अनलेस अनटिल कि वो खुद राजा नहीं है। तो वो खुद राजा फिर तो वो जरूर चाहेगा कि हाँ मेरे विवेक से चलना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मुगल पीरियड में ये भी प्रूव हुआ कि किंगशिप नोज नो किनशिप। फिर उसी इच्छा वाले गद्दियों ने पुत्रों के हाथों पिता मरवाए हैं, और आपने वो देखा भी है, वो कैद भी हुए हैं। कारण क्या था? कारण वही था, अगर इंडिविजुअल के राइट्स होते ना तो गारंटी करता हूँ शाहजहां कभी कैद ना होता, क्योंकि फिर जैसे ही वो बादशाह ना रहता उसके भी नागरिक अधिकार होते। और औरंगजेब के उसे कैद कर लेने पर उसे तर्कसंगत तरीके से कोर्ट छुड़वाती और उसके लिए पूरी सेना लग जाती। लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि कभी शाहजहां ने भी निरंकुश शासन किया। तो देखिए एब्सोल्यूटिज्म हो जाता है, निरंकुश था, राजा की सोच पर कोई अंकुश ही नहीं। इसे अपन क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट किंगडम। और ये एब्सोल्यूटिज्म बेनेवलेंट है या फिर प्यूरिटन है, ये तो राजा पे। तो कई बार पढ़ते हैं ना, बेनेवलेंट एब्सोल्यूट रूल था। बेनेवलेंट था, एब्सोल्यूट तो था लेकिन बेनेवलेंट था, निरंकुश तो था, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था, लेकिन वो अच्छे काम करता था। ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है बानी। लेकिन आपके लिए तो ये बेहतर नहीं है, क्योंकि 10 महीने बाद उसका मूड बदल गया, अब उसका वो बेनेवलेंस चला गया। आपको तंगी तो वो एब्सोल्यूट कैरेक्टर देता है ना। तो कोई राजा यानी कि जो पोजीशन पे बैठा आदमी है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए? जरा ध्यान से सोचो, वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, वो बेनेवलेंट होना चाहिए, या राज्य बेनेवलेंट होना चाहिए? राज्य बेनेवलेंट होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट वर्ड क्या आता है? कोई किंग वेलफेयर है कि नहीं है अपन को मतलब नहीं। प्रधानमंत्री मोदी कितने का वेलफेयर है, चिड़ियों को चोगा डालते ही नहीं डालते अपन को मतलब नहीं। चिड़ियों को चोगा डलता ही रहेगा, क्योंकि स्टेट वेलफेयर है और उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सारे नियम है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है और सारे एक्ट बने हुए हैं। तो चिड़ियाँ पलती रहेंगी, तुम चोगा डालते हो तुम्हारी मर्जी होगी। इन चिड़ी को तो कोई चिंता नहीं, चिड़ी खुश है कि मैं एक वेलफेयर स्टेट में। चिड़िया क्यों खुश है कि मैं एक वेलफेयर स्टेट में? क्योंकि जो राज्य है वो बेनेवलेंट है, कोई पर्सन हो या ना हो, क्या पता। तो ऐसे बेनेवलेंट राज्य को बेनेवलेंस का कैरेक्टर दिया है। तो मैंने तो अभी आपको बताया कि राज्य तो दिखता नहीं, राज्य तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस ही होता है। तो राज्य का ये बेनेवलेंस किस में एक्सप्रेस होता है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। और फिर यहाँ पे एब्सोल्यूट कौन होना चाहिए? वो जो गद्दियों पे बैठे हैं, या वो जो जिनको फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं नागरिकों। तो फंडामेंटल राइट्स, हालांकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट भी एब्सोल्यूट नहीं, बट इफ देयर इज एनी कैरेक्टर ऑफ सैक्रोसैंक्टिटी दैट इज समवेयर विद द फंडामेंटल राइट्स। आई बात समझ में? तो राजा का विवेक नहीं चलेगा, फंडामेंटल राइट चलेगा। तो इंडिविजुअल को महत्व दिया गया है, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को, उसकी डिग्निटी को, उसकी सेक्रेड आइडेंटिटी को महत्व दिया गया है, ताकि स्टेट की विल पे नहीं रहें, वो स्टेट की विल पे आश्रित नहीं रहें।
इसलिए अब जब उसे स्टेट के सामने, ध्यान से सोचिए, उसे स्टेट के सामने ये अधिकार दिए गए, हमने यही फेस किया ना कि प्रजा ही सफर होती है ऑलवेज। कंसेप्ट क्या था? ऑलवेज कौन सफर होता है? प्रजा। राजा अदल बदल रहे हैं ऊपर की गद्दियों पे, नीचे प्रजा है वो सफर हो रही। स्टेट में चेंजेस आई जा रहे हैं, प्रजा। तो हमने क्या कर दिया? प्रजा को ही सिक्योर कर दिया, लोगों को ही सिक्योर कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र में सुप्रीम कौन है? लोग। सोवरेनिटी किसके अंदर है? लोगों में। संप्रभुता, सबसे बड़ी शक्ति किसके पास है? लोगों में। तो इसको क्या कहते हैं हम? कौन सा कंसेप्ट है? पॉपुलर सोवरेनिटी का। क्योंकि आप लोग वोट डाल करके सरकारें चुनते हैं, आप लोग वोट डाल करके लेजिस्लेचर के मेंबर चुनते हैं, उनके वजह फिर सरकारें बनती हैं और फिर उनके तहत काम होते हैं। तो आप महत्वपूर्ण है। इसलिए जब लोकतंत्र है तो उसमें लोगों को अधिकार सबसे सर्वोच्च दिए गए हैं। किसके सामने? स्टेट के सामने। ताकि स्टेट चाह करके भी कभी, हमने स्टेट तो डेमोक्रेटिक ही बनाया है, ये तो क्लियर है। कैसे पता चला कि स्टेट डेमोक्रेटिक है? ये स्टेट है, ये स्टेट है, और मैंने कहा ये स्टेट डेमोक्रेटिक है। मैंने कहा ये जो स्टेट है ये स्टेट मल्टी कलर्ड है। कैसे हुआ मल्टी कलर्ड? मैं इसके सामने 10 लोगों को खड़ा करूंगा अभी, इन लोगों की बॉडी पे जो कलर होगा वही स्टेट का कलर है। स्टेट मल्टी कलर्ड है। स्टेट क्योंकि ये लोकतंत्र है, स्टेट लोगों से आया, स्टेट लोगों से आया। आई बात समझ में? तो मैंने बोला स्टेट जो है वो एक तरह से बेनेवलेंट है, मैंने बोला स्टेट डेमोक्रेटिक है। कैसे पता चलेगा कि स्टेट डेमोक्रेटिक है? क्योंकि जो लोग हैं उनको अल्टीमेट अधिकार मिले हुए हैं, उस स्टेट में रह रहे लोगों को अल्टीमेट अधिकार मिले हैं, उनसे क्लियर होगा ना कि स्टेट डेमोक्रेटिक है, स्टेट बेनेवलेंट है। आपको क्या कहता है कोई भी जब आपसे मिलता है? आपसे मिला, आपसे सऊदी अरेबिया की एक वुमेन मिली एयरपोर्ट पे, आप वहाँ घूम रही थी और आप अपना वीडियो शूट कर रही थी यूट्यूब पे, तो वो आपको कहेंगे कि आप क्या कर रहे हो? आप कहेंगे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। कहेंगे अच्छा आपको हिजाब पहनने की वो फाउंडेशन या फिर आपको इस तरह से वीडियो आने देते हैं आपके? कोई आपने जैसे ड्रेस पहन रखी है, कोई आप कहते हो मेरे को पास सारे राइट्स हैं, मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ, मैं जो ड्रेसेस चाहूँ, मेरी चॉइस है, मेरी फ्रीडम है, मेरी लिबर्टी है। तो एकदम से वो आपसे पूछेगी आप कहाँ से हो? आप कहोगे आप मैं इंडिया से कहूँगा, आप इंडिया इज़ वेरी डेमोक्रेटिक यार। तो वो क्या कहता है? इंडिया तो नहीं उसको बोलने जाएगा ना कभी। ऐसा हुआ कि वो एयरपोर्ट में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी ली थी और इंडिया आके बैठ गया बगल। कभी देखो कोई नक्शा आके बैठ गया? नक्शा भी आपके माथे पे होता है क्रिकेट स्टेडियम में, या मुंह पे होता है, या बॉडी पे होता है। नक्शे को भी धारण आप कर रहे हैं, जानते हो, क्योंकि आप उस क्षेत्र के निवासी हैं। तो पहले पार्ट में क्षेत्र, दूसरे पार्ट में आप, तीसरे पार्ट में आप ही पे वो नक्शा। और वो नक्शा देख करके क्या पता लग रहा है कि टीम इंडिया आपसे बिलोंग करती है, वो आपके देश की टीम है, इसलिए तो आप उसे चेरिश करते हो। अगर एक राजघराने की टीम होती कि राजघराने में पापा को अच्छा लगता है क्रिकेट और उन्होंने कितने सारे लड़कों को जन्म दे दिया, लड़कियों को उनकी टीम बना दी, उठा भेज दी शारजा, और आप उसे चीयर करने जा रहे हो। आप बिलोंग करते हो मान लो उत्तर प्रदेश से, आपको क्या लेना देना? पंजाब के कहीं रहने वाले राजा थे, उनकी टीम थी, तो आप उनकी रियासत का झंडा मुँह में लगा के जाओगे। लेकिन भारत का झंडा, क्योंकि आपको क्या पता है? आपको पता है कि भारत में अल्टीमेट प्रोसेस क्या हुआ, जो मोस्ट टैलेंटेड थे वो चुन करके मेरे देश की टीम, मेरा देश। ये गर्व क्यों आया? गर्व क्यों बार बार चिल्लाते हो? किस चीज को आप मेरा 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 बोलते हो? जिससे आपके अस्तित्व की स्थापना होती है, जिससे आपकी आकांक्षाएं निर्मित होती हैं, जिससे आपकी एस्पिरेशंस फुलफिल होती हैं। आप उसे ही मेरा कहते हैं। आई बात समझ? क्योंकि उससे जुड़ के आपका विकास होता है, ग्रो होती है। तो आपको देख करके, आपकी बातें सुन करके, आपके अपनाए जा रहे अधिकारों को देख करके वो आपकी कंट्री को कहेंगे कि इट इज़ वेरी डेमोक्रेटिक। तो देश मेरा डेमोक्रेटिक है, देश मेरा बेनेवलेंट है, वेलफेयर है। ये पता कैसे लगता होगा? ये लोगों को देख के पता लगा। और लोगों में ऐसा क्या डाल दिया? यही थोड़ा समय पीछे चलते हैं, यही 1942 है, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, लाठियाँ पड़ रही और वहीं पे एक ब्रिटिश पत्रकार है, वो खड़ा है, उसको कुछ नहीं हो रहा, आपको लाठियाँ पड़ रही, और आपको कहेगा कि पुअर कंट्री इंडिया, पुअर या पुअर पीपल। क्यों? क्योंकि ना कोई फंडामेंटल राइट, तो ना फिर कोई बेनेवलेंस, ना कोई डेमोक्रेटिक स्टेट। तो स्टेट क्या है? टायरैनिकल। क्योंकि स्टेट तो असल में ब्रिटेन है, इंडिया उसकी सिर्फ कॉलोनी है, तो वो आपके प्रति आर्बिट्रेरी है।
टायरेनिकल है, एब्सोल्यूट है, आप उसके सामने कुछ भी नहीं है। समझ आई बात? आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है, आपकी कंट्री बेनेवलेंट है, आपकी कंट्री वेलफेयर है, ये आपको मेरे अधिकारों से पता लगता है। और क्यों? क्योंकि इन अधिकारों के ही आधार पर आपका विकास निर्भर करता है, और आप विकसित हर क्षेत्र में इसी वजह से हैं क्योंकि आप जहाँ हैं वहाँ पर आपको संपूर्ण संभावनाएं मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ग्राउंड्स मिलते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, आपका दमन नहीं होता। और ये भी नहीं है कि दो लोग एयरपोर्ट पे बैठे हैं, एक बहुत एनरिच्ड नज़र आ रहा है और दूसरा बिल्कुल भी एनरिच नज़र नहीं आ रहा है। जो एनरिच नज़र आ रहा है उससे कोई जैपनीज पूछ रहा है आप मुझे बड़े एनरिच्ड नज़र आ रहे हैं, वो कह रहा है बिकॉज आई एम फ्रॉम द स्वर्ण क्लैन, आई एम फ्रॉम द गोल्डन कास्ट, आई एम फ्रॉम द हाई कास्ट सोसाइटी। और दूसरा कहेगा बिकॉज आई एम फ्रॉम द दलित सेक्शन। तो वो फिर एकदम से पूछेगा फ्रॉम विच कंट्री डू यू बिलोंग? कहेगा आई एम फ्रॉम इंडिया, इसलिए वहाँ पे एट्रोसिटीज़ हैं दलितों में। और दूसरा कहेगा आई एम फ्रॉम इंडिया, इंडिया बिलोंग्स टू अस, वी स्वर्णस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस एयरपोर्ट पे हैं उस एयरपोर्ट पर ही एक एयरपोर्ट ऑफिसर आपका पासपोर्ट चेक कर रहा है। हो सकता है जिसका पासपोर्ट चेक हो रहा है वो स्वर्ण हो, और जिसका पासपोर्ट चेक कर रहा है वो स्वर्ण ना हो। वो उस रुतबे तक है, उस स्थान तक है, और भी गर्व से कहता है मेरा भारत, क्योंकि राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं जो भेद नहीं करते। तभी तो उनका भी हुआ भारत, सबका हुआ भारत। तो भारत के कितने कैरेक्टर नजर आ रहे हैं? किसी जैपनीज ने कहा कि माय गॉड, इंडिया इज टोटली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, द पीपल बिलोंगिंग टू द डिप्राइव्ड सेक्शन राइट नाउ they are kind of observator in the passport office in the airport, they are checking the passports, and ultimately the police officers are of deprived sections and they are doing frisking, and all the swarnas are there, all the officers are touching their body and the swarnas are standing silently. This is the ultimate rule, regulations and the laws established by this country. All are somewhere equal and there is a rule of law. This is ultimate. ये क्या है? राइट्स है। सारा इंडिया बखान हो रहा है किसके माध्यम से? राइट्स के माध्यम से। आपके सामने मैं बस राइट्स रख रहा हूँ और आप इंडिया इंडिया कर रहे हैं। मैं इधर से राइट्स की लिस्ट देते जा रहा हूँ, आप इंडिया के बारे में बोलते जा रहे हैं। तो स्टेट दिख रहा है राइट्स। तो राइट्स देख करके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पर्सन्स हैं, उनको खड़ा किया है स्टेट के सामने। आई बात समझ में? स्टेट अब कभी भी, जिससे स्टेट की आइडेंटिटी है, स्टेट उसे भी बदल नहीं सकता। स्टेट कैन नॉट चेंज बिकॉज उसी से स्टेट की आइडेंटिटी अभी मैंने प्रमाणित किया। तो व्हेन द स्टेट विल इन्वेड, बिकॉज यू आर हैविंग दोज राइट्स in context to the state. I am not saying in opposition to the state, or I am not saying in contrary to the state, in context of the state. So ultimately when the state will try to invade into that sphere of your rights will emerge as a supreme authority. आपके राइट्स सुप्रीम होंगे, स्टेट इन्वेजन नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे ही स्टेट आपके राइट्स में इन्वेजन करता है, सीधा रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट, और क्या रिस्टोर हो जाते हैं राइट्स। क्यों किया ऐसा? क्योंकि स्टेट तो कहीं दिखता नहीं। स्टेट की विल एक्सप्रेस होती है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट माने एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर माने कि वो वाले एमपीज, केंद्र की बात करें, जिनके पास मेजोरिटी है लोकसभा में। तो मेजोरिटी तो मान लीजिए किसी भी पार्टी को हो सकती है, तो वो तो पार्टी ही देश हो जाएगी, है? वो तो पार्टी ही स्टेट बन जाएगी। इतनी मेहनत से एक स्टेट बनाया, राज्य, इंडिविजुअल पहले ग्रुप में जुड़े, ग्रुप सोसाइटी में बनी, सदियां बीती, फिर एक स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। स्टेट की सिर्फ एक मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं स्टेट हूँ, समझो। मैं तो स्टेट नहीं हूँ, समझो मैं स्टेट हूँ, ठीक है। मैंने अपनी विल एक्सप्रेस करते हुए नवदीप को दे दिए 500 रुपये, और मेरी विल ये है कि मुझे एप्पल चाहिए न्यूट्रिशन के लिए। नवदीप ज़्यादा ही सियाना बन रहा है कि न्यूट्रिशन तो जूस से भी मिलेगा, एप्पल क्यों ही, मैं जूस ही ले चलता हूँ, जूस उठा के ले आया। मैंने तो एप्पल ही लेने थे, तू किधर से जूस ले आया? मतलब सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी विल को एक्सप्रेस करने के लिए नवदीप को चुना है और अपने रिसोर्सेज नवदीप में डिस्पेंस किए हैं कि नवदीप उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो नवदीप अब कुछ भी करे तो फिर तो स्टेट की इच्छाएं ही परिवर्तित हो गई।
स्टेट तो एप्पल की बजाय जूस, तो फिर कोई जैपनीज देखेगा, ओ माय गॉड यू आर ड्रिंकिंग जूस इंस्टेड ऑफ एप्पल, कैरेक्टर चेंज हो गया तुम्हारा, स्टेट बदल गया। ऐसे तो फिर स्टेट वाया गवर्नमेंट एक्सप्रेस होता है, गवर्नमेंट मेजोरिटी पार्टी की बनती है, तो फिर वो तो हर महीने ही हर सरकार के साथ ही स्टेट का लगे कैरेक्टर बदलने, और स्टेट का कैरेक्टर बदल करके चलो जी वो वाले फंडामेंटल राइट जो इस पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे नहीं लगते कि उन लोगों को नहीं मिलने चाहिए। तुम बेटा पासपोर्ट ऑफिसर बन के चेक करोगे हमारा पासपोर्ट, अरे यहाँ हाथ लगा के हमारी फ्रेस्किंग करोगे तुम एयरपोर्ट पे, वो बताते हैं तुम्हारे कौन सा आर्टिकल तुम्हें अधिकार देता है। आर्टिकल 15-16, आर्टिकल 16 कि कोई किसी तरह की पब्लिक रिक्रूटमेंट में कोई भेदभाव नहीं करना, और आर्टिकल 15 की मतलब डिस्क्रिमिनेशन को एबोलिश कर दो। आर्टिकल 15-16 रिपील्ड। चल अब तू भर्ती होके देखा, ये स्टेट नहीं है, ये आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट है। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि स्टेट को भी अधिकार नहीं है खुद को बदलने का, क्योंकि स्टेट की आइडेंटिटी उधर से आ रही है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जानते थे भैया कि हमने पॉपुलर डेमोक्रेसी चुनी है, पॉपुलर डेमोक्रेसी में जनता वोट डालेगी इलेक्शन में, और उसके वाया चुनी जाएगी पॉपुलर गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट इंडिया जैसी प्लूरल कंट्री में जहाँ पर एक ही कम्युनिटी से इतना बड़ा डोमिनेंस है, मेजॉरिटी है, वो तो पूरी गवर्नमेंट ही बन जाएगी। और कल को तुम फिर उसी देश में रहने वाले असंख्य SCs, STs, माइनॉरिटीज, वुमेन धज्जियाँ उड़ेंगी सबकी, क्योंकि सोसाइटी में ट्रेडिशंस ही बड़े थे, प्रेजुडिसेस ही बड़े थे, पहले से एग्जिस्टिंग इविल्स ही बड़े थे। तो ऐसे में तो काम खत्म हो गया। फिर ये जो हमने राइट दिए हैं हमारे खत्म होते ही खत्म हो जाएंगे, स्टेट एकदम से ही अपना कैरेक्टर बदलेगा और फिर ये लोग गए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, स्टेट जैसा भी करे कुछ एलिमेंट तो ऐसे डालने हैं कि स्टेट का कैरेक्टर भी ना कभी बदले और लोगों